हेलो स्टूडेंट्स, मानव ग्रंथियों में हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे अपन। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि में सबसे पहले अपन ने पीयूष ग्रंथि को शुरू किया। पीयूष ग्रंथि में अपन ने बताया 3 पालियाँ होती हैं, अग्र पश्य, और उनको 2 पालियाँ होती हैं और उनको जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट पार्स इंटरमीडिया। अग्र पाली के हार्मोन अपन पढ़ रहे थे एडिनो हाइपोफाइसिस से। उससे पहला बताया अपन ने जीएच हार्मोन, जिसका पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन में अपन ने बताया कि ये शारीरिक वृद्धि का प्रेरण करता है, हड्डियों मांसपेशियों का विकास, ऊतक क्षय को कम करना, कमी अधिकता अपन ने डिस्कस की। उसके बाद में अपन ने अगला जो डिस्कस किया था कि इसी से और जो हार्मोन बनते हैं, टीएसएच पूरा नाम, एसीटीएच पूरा नाम, जीटीएच में अपन ने बताया गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसे 2 हार्मोन, क्योंकि 2 तरह का काम जनन ग्रंथियों में होता है तो 2 तरह के हार्मोन इसमें आ जाते हैं जीटीएच में। पहला लिखा है अपन ने LH, और ये पहले के ही 2 रूप हैं, LH और ICH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो है जो अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण का प्रेरण करता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। और इसी को, ये तो हम अंडाशय तो हो गया मादा जनन ग्रंथि के लिए। नर में वृषण ग्रंथि में अंतराली कोशिकाओं का प्रेरण ये करता है ICSH। तो ये हो गया 2 तरह का काम, एक यानी एक काम जो अलग अलग रूप से मादा जनन ग्रंथि में और अंडाशय ग्रंथि में। तो ये कर रहा है अभी वृषण में अंतराली कोशिकाओं का प्रेरण ICSH। अब दूसरा काम जो है इसमें, पहला काम तो अपन ने बता दिया हार्मोन वाला। दूसरा जो काम है वो है GTH का दूसरा काम। पहला काम बता दिया अपन ने, अब GTH का दूसरा काम अगर अपन बात करें, GTH का दूसरा काम वो हो गया शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। और उसके लिए हार्मोन आता है FSH, जिसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ना, ये शब्द यहाँ लिया गया है वृषण की, अंडाशय की फॉलिक जो बोलते हैं, या जिनको नाम दिया जाता है अंडाणु का निर्माण करने वाली जो होती है पुटक कोशिकाएं, फॉलिक जो पार्ट बोलते हैं पुटक कोशिकाएं। तो इसका काम होता है FSH का। वृषण ग्रंथि में तो शुक्रजनन, और मादा अंडाशय ग्रंथि में अंडजनन, शुक्रजनन व अंडजनन का प्रेरण। तो एक काम तो हुआ शुक्राणु अंडाणु का निर्माण, शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण, और अंडजनन बोलते हैं अंडाणु का निर्माण। ये काम तो करवा रहा है FSH। और दूसरा अंडाशय में LH और वृषण में ICSH। इनका काम होता है जो हार्मोन बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनका प्रेरण, ताकि वो हार्मोन बनाएंगी। बाकी ये सारा जो प्रोसेस है अपन डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल पीयूष ग्रंथि जितना काम कर रही है वहां तक अपन डिस्कस कर रहे हैं। GTH के बारे में बताया। अगला जो हार्मोन है, देखो पहला पढ़ा है अपन ने GH, फिर दूसरा बताया TSH, तीसरा बताया ACTH, चौथा बताया अपन ने GTH। ये सारे के सारे पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से बता रहे हैं। पांचवा जो नाम दिया जाता है PLH, प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, गर्भधारण के पश्चात स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का प्रेरण। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का प्रेरण। तो जैसे गर्भधारण होगा, और मैमल्स में गर्भ अवधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होगा, तो उसका पोषण माता के स्तनपान से होगा, दुग्ध से होगा। तो जब गर्भधारण रहता है उस दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध निर्माण का प्रेरण वो काम करवाता है PLH। और इसी का साथ में जो काम बोला जाता है मातृत्व पितृत्व
मातृत्व पितृत्व की भावना का विकास। मातृत्व पितृत्व किसको बोलते हैं भी? माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे मातृत्व पितृत्व पेरेंटियल केयर बोला जाता है। ये जो पेरेंटियल केयर की भावना है वो भी किस हार्मोन का प्रभाव है? पीएलएच का। तो मातृत्व पितृत्व की भावना का विकास, इसी में देखो अपन एक एग्जांपल लें। पक्षी जो अंडे देते हैं ना, अंडों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच निर्मित किया जाता है और ये मिल्क क्रॉप स्ट्रक्चर के द्वारा ही काम होता है पक्षियों के आमाशय के अंदर। ध्यान रखना किसमें? आमाशय में। वो जो अंडों पर कवच निर्माण प्रेरण है, इसी प्रकार से पक्षी घोंसला बनाते हैं, नीड निर्माण का प्रेरण, वो भी पीएलएच हार्मोन का प्रभाव है। तो मातृत्व पितृत्व की भावना का विकास कौन सा है भाई? पीएलएच हार्मोन। गर्भधारण के पश्चात स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का प्रेरण ये हार्मोन करवाता है पीएलएच, ये इसका काम होता है। तो अभी जो अपन ने पढ़े 5 प्रकार के हार्मोन पढ़े। पहला बताया जीएच, दूसरा बताया टीएसएच, तीसरा एसीटीएच, चौथा बताया अपन ने जीटीएच और पांचवा बताया अपन ने पीएलएच। ये सारे के सारे हार्मोन बताए मैंने पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। अब पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली है, पश्चपाली से न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसमें अपन ने 2 हार्मोन बताए। एक हार्मोन तो बताया अपन ने ऑक्सीटोसिन और एक हार्मोन बताया अपन ने वैसोप्रेसिन हार्मोन। पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही मैमल्स में, स्तनधारियों में, जंतुओं में गर्भावधि पूर्ण हो जाती है, गर्भावधि पूर्ण होने पर, गर्भावधि जैसी पूर्ण हो जाती है, गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय पेशियों में संकुचन, यूट्रियस जो मसल्स हैं, गर्भाशय पेशियों में एकांतरित संकुचन, जिसको दूसरा नाम देते हैं प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। प्रसव पीड़ा, गर्भाशय संकुचन प्रारंभ करना, प्रसव पीड़ा प्रारंभ करना, जिसे शिशु का जन्म होगा। तो जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है, जैसे मनुष्य में गर्भावधि 270 से 280 दिन की मानी जाती है। गर्भावधि पूर्ण होने का मतलब है गर्भ में शिशु का जो पोषण होना था, जितना डेवलपमेंट उसका वहाँ होना था, वो सारा हो चुका। अब उसका जन्म होगा। उसके जन्म के लिए गर्भाशय पेशियों में संकुचन प्रारंभ होता है, उसको लेबर पेन बोलते हैं। और ये प्रारंभ करने का काम किसका है भी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। और इसी आधार पर इसे नाम दिया जाता है बर्थ हार्मोन। इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और इसी में ऑक्सीटोसिन में ही अपन याद रखेंगे कि स्तनों से दुग्ध निष्कासन, स्तनों से दुग्ध निष्कासन का प्रेरण। अब देखो, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा पीएलएच, उसमें लिखवाया था अपन ने दुग्ध निर्माण का प्रेरण। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का प्रारंभ जैसे गर्भधारण होता है उसके बाद में शुरू हो जाता है कि जब शिशु का जब तक जन्म होगा तब तक स्तन ग्रंथियां दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरित हो जाएं या तैयार हो जाएं। और शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन, अब देखना दोनों चीज़ों को अलग अलग याद रखना, क्योंकि ये वर्णाते आपका ध्यान गया होगा कि अभी तो लिखवाया था इसको। वो है दुग्ध निर्माण का प्रेरण और ये है दुग्ध निष्कासन। तो दुग्ध निष्कासन प्रेरित कौन करता है भी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अपने जनरली अगर अपन गाँव की बात करें तो अपने गाय भैंस वगैरह होती है ना, सामान्य भाषा में बोलते हैं अपने बाखड़ी गाय या बाखड़ी भैंस, उसका दूध निकालने के लिए अपन इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन तो यूज करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा स्तनों से दुग्ध निष्कासन का प्रेरण किया जाता है। तो ये पहला हार्मोन बताया पश्चपाली से अपन ने।
ऑक्सीटोसिन। दूसरा जो इसमें बता रहे हैं अपन वो है भाई वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको एक नाम और दिया जाता है ADH, वैसोप्रेसिन हार्मोन इसी को नाम दिया जाता है ADH, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और ये हार्मोन वो है, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है अपन इसके बारे में पहले भी चर्चा की। इसका कार्य क्या है भाई, अपन ने बताया था उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अपन ने 4 पार्ट बताए, बोलो जल्दी से, मैं सुन रहा हूं, बोलो। पहला कौन सा बताया था भाई, बोमेन संपुट जहां रुधिर अभिवाही धमनी लेकर आती है और ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है। फिर PCT मुख्य अवशोषण स्थल, 75% जल का, खनिज लवण का, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, इन सब का अवशोषण। हेनले लूप में अवशोषित पदार्थों को रुधिर में वापस ट्रांसफर करना। और DCT फाइनल चेक आउट, वहां पर ने चर्चा की थी। तो नेफ्रॉन की DCT, नेफ्रॉन के DCT भाग में अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण, अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण कराना, अर्थात यूरिन में जल की मात्रा कम करना या नियंत्रित करना, ये काम है वैसोप्रेसिन का, ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के साथ में लॉस नहीं हो। तो यूरिन में जल की मात्रा को कम करना या यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। अब इस हार्मोन की अगर कमी होगी, वैसोप्रेसिन की कमी, तो डेफिनेटली यूरिन में जल की मात्रा बढ़ेगी। यूरिन में जल का अधिक निष्कासन या अत्यधिक निष्कासन, और इस स्थिति को नाम दिया जाता है डाईयूरेसिस, मूत्र का आयतन बढ़ना, या पॉलीयूरिया बोला था अपन ने, डायूरेसिस इसको बोला जाता है। यूरिन में जल का अत्यधिक निष्कासन हो रहा है, और यूरिन में जल का अत्यधिक निष्कासन हो रहा है तो ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ये स्थिति, तो डायूरेसिस स्थिति इसको बोला जाता है। वैसोप्रेसिन की कमी से स्थिति आ जाती है, और इसे एक नाम दिया जाता है का अत्यधिक निष्कासन, जिसे उदक में है। देखो अपन 2 नाम सुनते हैं, डायबिटीज जनरली अपन सुनते हैं, शुगर जो बोलते हैं सामान्य भाषा में। ये डायबिटिक जो है ना, वो 2 तरह से नाम दिया जाता है, एक तो डायबिटीज इंसिपिडिस और एक डायबिटीज मेलिटिस। सॉरी, डायबिटीज मेलिटिस बोला जाता है मधुमेह है। डायबिटीज इंसिपिडिस जो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, डायबिटीज इंसिपिडिस, इसको नाम दिया जाता है डायबिटीज इंसिपिडिस, ये बोला जाता है भी उदक में है, उदक में है डायबिटीज इंसिपिडिस। और डायबिटीज ये जो उदक में है ना, ये है यूरिन में जल का अत्यधिक निष्कासन, यूरिन में जल का अत्यधिक निष्कासन। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज का निष्कासन हो रहा है, यूरिन के साथ में ग्लूकोज का निष्कासन हो रहा है, वो तो बोला जाता है डायबिटीज मेलिटिस, मधुमेह, जो अपन पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी। और अगर यूरिन में जल की अत्यधिक मात्रा निष्कासित हो रही है, उसको बोला जाता है उदक में है, डायबिटीज इंसिपिडिस। तो ये 2 शब्द आते हैं, डायबिटीज मेलिटिस और डायबिटीज इंसिपिडिस। मधुमेह खूब नाम सुना होगा, उदक में है, ये जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इसको। तो वैसोप्रेसिन की कमी हुई तो यूरिन में जल का अधिक निष्कासन होगा, क्योंकि जल अवशोषित नहीं हो पा रहा, पुनरावशोषित नहीं हो पा रहा, तो यूरिन में जल का मात्रा बढ़ गई, उसको पॉलीयूरिया या डायूरेसिस स्थिति कहा जाता है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है, उदक में है रोग, उदक में है रोग इसको बोला जाता है। अब वैसोप्रेसिन को अपन ने एक नाम दिया है ADH, क्या दिया भाई, ADH,
मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूं डाईयूरेटिक पदार्थ, डाईयूरेटिक पदार्थ। ये पदार्थ किनको कहते हैं? जो डायूरेसिस करेंगे वो डायूरेटिक पदार्थ कहलाएंगे। वे पदार्थ जो या जिनके सेवन से, वे पदार्थ जिनके सेवन से यूरिन में, जिनके सेवन से यूरिन में जल का अधिक निष्कासन होता है, अधिक निष्कासन होता है, और इसी को अपन डायूरेटिक स्थिति कहते हैं। डायूरेसिस जो अपन ने बोला, यूरिन में जल का अधिक जाना, तो जिन पदार्थों के सेवन से यूरिन में जल का अधिक निष्कासन हो रहा है वो डायूरेटिक पदार्थ हो गए, यानी डायूरेसिस स्थिति करने वाले पदार्थ डायूरेटिक पदार्थ हो गए। फॉर एग्जांपल अगर अपन लें उदाहरण के तौर पर चाय, कॉफी, अल्कोहल आदि, अगर अपन इनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे यूरिन में जल का निष्कासन ज़्यादा होता है, जिसको अपन डिहाइड्रेशन भी कहेंगे, निर्जलीकरण शरीर। यही वजह होती है कि जो व्यक्ति इनका ज़्यादा सेवन करते हैं उनका चेहरा हमेशा बुझा हुआ होता है। देखो हमारी बॉडी का 70 से 80% पार्ट वाटर है, और जल की पूर्ति लगातार शरीर में अपने जरूरी है। हमें जल जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, और ऐसे पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए जो डिहाइड्रेशन करते हैं या बॉडी से वाटर लॉस बढ़ाते हैं। अब चाय, कॉफी, अल्कोहल क्या है? बॉडी से वाटर लॉस करवा रहे हैं, ये डायूरेटिक पदार्थ हैं जो डायूरेसिस करवा रहे हैं। इनका सेवन हमें कम मात्रा में करना चाहिए। तो डायूरेटिक पदार्थ वे हो गए जो यूरिन में जल का निष्कासन बढ़वा रहे हैं। अब बताओ ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? यूरिन में जल के निष्कासन को कम कर रहा है। वैसोप्रेसिन यूरिन में जल के निष्कासन को कम कर रहा है। तो एडीएच का पूरा नाम क्या हो गया? तो यहां पर मैं नोट करवा रहा हूं वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन डाईयूरेटिक पदार्थों के विपरीत, डायूरेटिक पदार्थों के विपरीत कार्य करता है। अतः इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, अतः इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन डायूरेटिक पदार्थों के अपोजिट काम कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एडीएच का पूरा नाम हो गया। तो ध्यान रखना, एडीएच की जो फुल फॉर्म हो गई एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो डायूरेटिक पदार्थों के विपरीत काम कर रहा है। तो बताओ डायूरेटिक पदार्थ क्या है? जो यूरिन में जल का निष्कासन बढ़ा रहे हैं, और वैसोप्रेसिन यूरिन में जल के निष्कासन को कम करता है। तो विपरीत काम हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया एडीएच, ये इसको नाम दिया जाता है। तो अपन ने अभी अग्रपाली और पश्चपाली हार्मोन पढ़े हैं पीयूष ग्रंथि के, और ये जो दोनों हार्मोन हैं जो अपन ने बताए, इसी में नोट में दूसरा नोट, एक और नोट करवा रहा हूं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस में बनते हैं, निर्मित होते हैं। हाइपोथैलेमस में निर्मित होते हैं और
न्यूरॉन के माध्यम से पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में आते हैं। ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो आप पश्चपाली आंसर नहीं दोगे। ये हार्मोन बनते हैं कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में, और न्यूरॉन के माध्यम से ये पश्चपाली, क्योंकि उसी से जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस के साथ में वर्ण से, उसमें आते हैं। तो न्यूरो हार्मोन भी इनको बोलते हैं अपन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं और तंत्रिका के माध्यम से पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में आते हैं। तो अपने अग्रपाली और पश्चपाली का हार्मोन पढ़ा। फिर अपन ने बताया था पार्स इंटरमीडिया से MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन किससे बना भाई, पार्स इंटरमीडिया से निर्मित। MSH यहां लिखवा रहा हूं, अगर पश्चपाली के लिखवा दिए मैंने। तीसरा पार्स इंटरमीडिया बताई थी अपन ने, तंत्रिका प्लेट, जो कि दोनों अग्र और पश्चपाली को जोड़ती है, उससे ये हार्मोन बनता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पूरा नाम हो गया। और इस हार्मोन का जो कार्य है वह भी त्वचा में मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरण, त्वचा में मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरण। देखो यहां पर अब जो शब्द आ गया, त्वचा में मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरण, वो हार्मोन मेलेनोसाइट सेल होती है जो मेलेनिन वर्णक बनाती हैं। ये हार्मोन काम कर रहा है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया से बनता है और कार्य करता है त्वचा में मेलेनिन वर्णक निर्माण का प्रेरण। अब ध्यान दो एक बार, स्किन कलर के लिए दो पिगमेंट बताए जाते हैं। एक तो ये अभी जो अपन ने लिखा मेलेनिन, और दूसरा मेलेटोनिन। मेलेनिन और मेलेटोनिन, मेलेनिन तो है डार्क कलर ऑफ स्किन और मेलेटोनिन है लाइट कलर ऑफ स्किन। मेलेनिन है तो मेलेनिन वर्णक तो है डार्क कलर ऑफ स्किन और मेलेटोनिन हो गया लाइट कलर ऑफ स्किन, यानी यो तो कालो बनाव है और यो गोरो बनाव है। तो मेलेनिन जो है वर्णक जो बन रहा है अपनी स्किन में, वही उसी से अपनी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ये जो मेलेनिन वर्णक है ना, जैसे मैंने दो लिखवाए, ये भी आ जाएगा पीनियल ग्रंथि में, मेलेनिन और मेलेटोनिन। तो मेलेनिन का काम क्या बता रहे हैं अपन, हमारी त्वचा में मेलेनिन वर्णक विटामिन डी की सहायता से स्किन का कलर क्या करता है, डार्क करता है। तो मेलेनिन वर्णक विटामिन डी के साथ त्वचा का रंग गहरा करता है, त्वचा का रंग गहरा करता है। तो मेलेनिन वर्णक विटामिन डी के साथ त्वचा का रंग गहरा करता है, ये काम इसका होता है। MSH हार्मोन, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलेनिन वर्णक बना रहा है, और मेलेनिन वर्णक विटामिन डी के साथ त्वचा का रंग गहरा करता है। इसके अलावा जो अपन देखते हैं, त्वचा पर गहरे काले रंग के तिल, अपनी स्किन पर जो गहरे काले रंग के जो तिल देखते हैं ना, मेलेनिन का जमाव है वो। मेलेनिन का जमाव है। अपने
राजस्थान में अपने जैसे तिल होते हैं छोटे में अलग अलग रहते, तो महिलाएं हिसाब लगाती हैं कि यहाँ तिल है तो अंगूठी आएगी, यहाँ तो हार आएगा। ये सब कुछ नहीं आता है, किसका जमाव है अभी, मेलेनिन का जमाव है। उसकी वजह से जमाव, गहरा जमाव जो बनता है मेलेनिन का, वो ये गहरे काले रंग के तिल बनते हैं। तो ये मेलेनिन जो अपन ने बताया, मेलेनोसाइट, त्वचा का रंग क्या करना भी, डार्क करना, विटामिन डी के साथ ये काम हो रहा है। अब इसी में जो मैं बता रहा हूँ, मेलेनिन जो त्वचा का रंग डार्क कर रहा है, इसी के साथ में जो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर इस हार्मोन की कमी होगी, MSH की कमी से, तो ऐसी स्थिति में होती है रंजकहीनता। रंजकहीनता, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एल्बिनिज्म। तो त्वचा, बाल, कॉर्निया, ध्यान रखना, कॉर्निया जानते हो ना, जो ब्लैक नजर आ रहा है आंख में अपने स्किन, अपने बालों का कलर भी, कॉर्निया का कलर भी, ये मेलेनिन के कारण ही है, मेलेनिन का ही जमाव है। तो त्वचा, बाल व कॉर्निया रंगहीन हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। कई व्यक्तियों को देखते हो आप जिनकी त्वचा सफ़ेद रंग की रहती है, आंखों का रंग, कॉर्निया का रंग नहीं है, उसमें बालों का रंग भी वही वाइट या भूरा नजर आ जाता है। ये सारा किसकी कमी है अभी, MSH हार्मोन की कमी है, उसकी वजह से रंजकहीनता होती है, जिसको एल्बिनिज्म बोला जाता है। तो ये भी इसी का प्रभाव हुआ, जो MSH हार्मोन की कमी से स्थिति आती है। और अधिकता हो तो इस गल तो ये क्लाइमेटिकल इफेक्ट भी आता है। देखो, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दो अपन जानते हैं। उष्ण कटिबंध जहाँ जैसे अफ्रीका महाद्वीप वगैरह हुआ, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर वही डार्क कलर आता है। और शीतोष्ण कटिबंध जैसे USA, ब्रिटेन वगैरह, गोरे लोग जो बोलते हैं अपन, ऐसे अपन इंडिया में देखें, या तो 1 महीने के लिए साउथ में घूमने चले जाओ, या 1 महीने हिमालय की तरफ चले जाओ, वही फर्क आ जाता है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध वाला। तो वो क्लाइमेटिकली इफेक्ट भी होता है। तो MSH हार्मोन जो अपन ने पढ़ा कि MSH हार्मोन हमारी त्वचा में मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहला रहा है, त्वचा में मेलेनिन वर्णक का निर्माण का प्रेरण करता है। ये मेलेनिन वर्णक विटामिन डी के साथ त्वचा का रंग गहरा करता है। त्वचा पर गहरे काले रंग का जमाव मेलेनिन का जमाव है। MSH की कमी, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, यानी जिसमें ये होगा उस व्यक्ति की त्वचा, बाल और कॉर्निया कैसे हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, ये इसमें बताया जाता है। ये MSH हार्मोन का जो अपन ने बताया। एक, क्योंकि अपना ह्यूमन सिस्टम्स का कोर्स है, एक ध्यान रखना, गिरगिट का रंग बदलना, रेप्टिलिया वर्ग में सभी की बात करते हैं अपन, छिपकली आ जाओ, सर्प आ जाओ, गिरगिट आ जाओ, ये अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन कर सकते हैं। इनकी त्वचा में रंग परिवर्तन का कारण भी MSH हार्मोन ही होता है। तो रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं की त्वचा के रंग परिवर्तन की क्रिया, जिसे मेटाक्रोसिस कहा जाता है, वो भी MSH हार्मोन का प्रभाव है। तो ये पढ़े अपन ने पीयूष ग्रंथि की अग्रपश्च पाली और पार्श इंटरमीडिया से बनने वाले हार्मोन। अब यहां से अपन जो नोट कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन अन्य अंतः स्रावी ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं। अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कह रहे हैं? कई तो ये कहते हैं कि सर अपने सिर में स्थित है और सिर ही अपना मास्टर है, तो इसलिए मास्टर ग्रंथि हो गई। याद करने के लिए तो ठीक है, पर कारण ये नाम इस तरह से बताओगे कि पीयूष ग्रंथि से ज़्यादातर हार्मोन अपन ने पढ़े जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और इसलिए प्रेरण करने का काम किसका होता है? मास्टर जी का। तो इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
और यहीं पर ध्यान रखेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो नाम आएगा भाई हाइपोथैलेमस। यानी मास्टर ग्रंथि को जो प्रेरित करता है, अब मास्टर ग्रंथि को प्रेरित कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, जिसके नीचे फर्श पर हाइपोथैलेमस, जो फर्श बोला जाता है थैलेमस का, उसके नीचे व्रण द्वारा लटकी होती है, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित कर रहा है, इसलिए बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नाम आएगा तो किसका आएगा भाई? हाइपोथैलेमस का। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया है वो किसको किया है भाई? पीयूष ग्रंथि को, जो सबसे छोटी है लेकिन खोटी, सबसे ज्यादा काम ये संभाल रही है, तो ये बोला जाता है। अब जो अपन दूसरी ग्रंथि डिस्कस करने जा रहे हैं, पीयूष ग्रंथि अपन ने कंप्लीट की, अग्रपश्च और फिर पार्श्व इंटरमीडिया से बनने वाले हार्मोन। मस्तिष्क में जो दूसरी ग्रंथि स्थित होती है उसको नाम दिया जाता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। और इसकी स्थिति कहाँ बताएंगे भाई? मस्तिष्क में एपीथैलेमस, मस्तिष्क में एपीथैलेमस के ऊपर स्थित, मस्तिष्क में एपीथैलेमस के ऊपर स्थित होती है ये पीनियल ग्रंथि जो है। और इस ग्रंथि से मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का स्राव होता है, का स्राव होता है, जो त्वचा का रंग क्या करता है भाई? हल्का करता है, त्वचा का रंग हल्का करता है। फिर ये जो ग्रंथि है ना पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि 12 से 13 वर्ष की आयु तक लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी, लैंगिक परिपक्वता को रोकती है। अतः इसे एक नाम दिया जाता है भाई शरीर की तीसरी आंख, अतः इसे शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि जो है ना 12 से 13 वर्ष की आयु तक सेक्सुअल मैच्योरिटी को रोक रही है। देखो हमारे जनन अंग है ना, जनन अंग अपन नर में जनन ग्रंथि बताते हैं, वृषण मादा में जनन ग्रंथि, अंडाशय। वृषण और अंडाशय से, वृषण से शुक्राणु का निष्कासन और अंडाशय ग्रंथि से अंडाणु का निष्कासन, ये प्रारंभ होता है 12 से 13 वर्ष की आयु पश्चात, जिसे अपन बोलते हैं कि लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी। कि अब अपन जब जंतु या मनुष्य के लिए 12 से 13 वर्ष बताया अपन ने, जब मनुष्य जनन करने के क्षमता योग्य हो गया, वो लैंगिक सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं। 12 से 13 वर्ष की आयु तक इस सेक्सुअल मैच्योरिटी को किसने रोका? पीनियल ग्रंथि ने। और इसलिए इसको एक नाम दिया गया है शरीर की तीसरी आंख, हिडन कैमरा। तो शिव जी के लिए हमारे भी तीसरी आंख है भाई, और उसको नाम क्या दिया जाता है? पीनियल ग्रंथि। और 12 से 13 वर्ष की आयु पश्चात ये ग्रंथि धीरे धीरे निष्क्रिय रूप में होती है, तो इसको एक नाम और दिया जाता है मस्तिष्क की रेत, क्योंकि ये निष्क्रिय रूप में धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। तो सैंड ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है, मस्तिष्क की रेत भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर ही मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, 12 से 13 वर्ष की आयु पश्चात यह ग्रंथि निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय होने से लैंगिक परिपक्वता की शुरुआत होती है। तो इसका निष्क्रिय होना और सेक्सुअल मैच्योरिटी का प्रारंभ होना,
शुरुआत होती है। तो मैंने बताया बाद में ये अवशेष के रूप में रह जाती है, तो इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, रेत भी कहा जाता है। और हमारा यह ग्रंथि, देखो एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो बताओ उस बच्चे को क्या पता है कि भाई दिन में तो सोना है और दिन में तो जागना है, रात को सोना है? उस बच्चे को थोड़ी पता है। हमारा जो ये हैबिचुअल प्रोसेस डेवलप होगा धीरे धीरे, उस बच्चे का धीरे धीरे बड़ा होना, और उसका ये हैबिचुअल प्रोसेस जो डेवलप होता है हमारा, देखो हमारा सुबह होते ही जागना, फिर काम वर्कआउट करना, काम करना दिन भर, और उसके बाद में थक कर रात को सो जाना, ये जो हमारा दैनिक प्रक्रम है ना, ये जो दैनिक प्रक्रम है वो यही ग्रंथि डेवलप करती है। तो इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे दैनिक प्रक्रम, जिसको अपन बोलते हैं दिनचर्या, दैनिक प्रक्रम, दिनचर्या, जागना, काम करना, सो जाना, दिनचर्या को निर्धारित करती है। और इसी आधार पर इसको एक नाम दिया जाता है, अतः इसे शरीर की जैविक घड़ी, अतः इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है, जैविक घड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये देखो, एक तो नाम आया शरीर की तीसरी ग्रंथि मस्तिष्क की रेत भी इसको बोलते हैं, और जैविक घड़ी भी इसको नाम दिया जाता है, पीनियल ग्रंथि को। इससे मेलेटोनिन का स्राव है जो त्वचा का रंग हल्का कर रहा है। अंधेरे में मेलेटोनिन जो है ना वो ज्यादा बनता है, अंधेरे में मेलेटोनिन का स्राव अधिक होता है, अधिक होता है। और यही वजह है कि अतः अंधे व्यक्तियों में यौवन अवस्था का शीघ्र प्रारंभ होता है, शीघ्र आ जाती है, शीघ्र आ जाती है। तो अंधे व्यक्तियों में यौवन अवस्था शीघ्र प्रारंभ हो जाने का कारण है मेलेटोनिन का अधिक बनना, जो कि अंधेरे में ज्यादा बनता है ये। तो अपन ने मस्तिष्क में पाई जाने वाली दोनों ग्रंथियों को अपन ने डिस्कस किया। एक तो पढ़ा अपन ने पीयूष और दूसरा पढ़ा अपन ने पीनियल। ये दोनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इसके बाद में पीयूष के बाद में जो दूसरी ग्रंथि अपन ने पढ़ी है अभी पीनियल पढ़ी है। नंबर 3 जो ग्रंथि अपन पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन बनाने वाली में तीसरी ग्रंथि, उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड को हिंदी में नाम दिया जाता है आउटो। ध्यान रखना, कल भी मैंने नोट करवा दिया था। आउटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आउटो ग्रंथि इसको बोलते हैं हिंदी में। बताओ कहाँ स्थित है? गर्दन में, श्वास नली ट्रेकिया के अधर तल पर। अधर तल किसको बोलते हैं भी? वेंट्रल सरफेस जो बोलते हैं। एक तो बोलते हैं पृष्ठ सतह या पृष्ठ तल, वो तो है भाई सामने का। अधर तल है पीछे का, सॉरी पीछे का। अपने मनुष्य के तो अपने ये पीछे का हो गया, अधर हो गया सामने का। पृष्ठ अपने कौन सा बोलते हैं? जिधर मेरुदंड होता है। अधर उसके अपोजिट जो हो गया, पार्श्व ये हो गया लैटरल।
गर्दन में श्वास नली के अधर तल पर स्थित, यानी ये आ गई श्वास नली के सामने की ओर स्थित। और इसका जो आकार होता है वो होता है भी कैपिटल एच आकार या बटरफ्लाई शेप, तितली नुमा। ये इसकी स्थिति होती है कि इसमें दोनों दो पालियां कह सकते हैं अपन, जो कि आपस में जुड़ी होती हैं। कैपिटल एच आकार या तितली नुमा ये होती है, श्वास नली पे दोनों तरफ स्थित होती है। और इसका भार है भाई 25 से 30 ग्राम। और ये है हार्मोन बनाने वाली में सबसे बड़ी, यानी अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। नोट भी करवा दिया था अपन ने ये पॉइंट शुरू में। ग्रंथियों में ओवरऑल बड़ी पूछेगा तो लीवर, और हार्मोन वाली में बड़ी पूछेगा तो नाम किसका आएगा? थायराइड ग्रंथि का। 25 से 30 ग्राम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोला जाता है। और इस ग्रंथि से जो हार्मोन बनते हैं ना, नाम दिया जाता है थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन में दो नाम आते हैं, T3 व T4, T3 और T4। इसमें से पहला बताया मैंने थायराइड हार्मोन, T3 और T4। T3 तो होता है ट्राई आयोडो थायरोडिन। और T4 जो होता है वो होता है भाई टेट्रा आयोडो थायरोडिन। अब आपने तो थायरोक्सिन जनरली अपन सुनते हैं, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर अलग अलग रूप में लिखा है। थायराइड ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन थायराइड, जिसमें दो नाम आते हैं T3 T4। T3 ट्राईआयोडोथायरोडिन और T4 है टेट्राआयोडोथायरोडिन। और एक और इससे हार्मोन जो बनता है वो है भाई कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो इस ग्रंथि से बनने वाले जो हार्मोन है ना, वो अपन ने बताए दो, थायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन में फिर दो हैं, T3 और एक T4। तो अभी जो अपन ने बताया तीसरी ग्रंथि हार्मोन वाली अपन ने शुरू की है, थायराइड अवटू, पाई जाती है गर्दन में श्वास नली के अधर तल पर, और अंतःस्राव में सबसे बड़ी है, कैपिटल एच आकार की या तितली नुमा। इससे जो हार्मोन बनते हैं मैंने लिखा है थायराइड में दो नाम और फिर कैल्सीटोनिन। ये हार्मोन क्या काम कर रहे हैं? थायरोक्सिन की जो हार्मोन है वो किस तरह से बोलेंगे अपन, ये डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।